अध्याय 141 स्वर्ण सर्प। अगले 5 दिनों के अलावा सनी ज्यादातर अपने कमरे में ही रहा, जबकि उसकी परछाई चुपके से महल के चारों ओर घूमती रही, लोगों पर जासूसी करती रही और उनके रहस्यों को जानती रही। धीरे धीरे वह इस प्राचीन सफेद किले में जीवन की शांतिपूर्ण सतह के नीचे बहने वाली अंतर्धाराओं को समझने लगा। बेशक हकीकत में हालात बिल्कुल भी शांतिपूर्ण नहीं थे और शुद्ध से भी कोसों दूर, जितना कोई कल्पना कर सकता है। लेकिन ऐसी जगह से यही उम्मीद की जा सकती थी जहां सैकड़ों भटके हुए युवा सभ्यता की तमाम बंदिशों से दूर घर वापस लौटने की कोई उम्मीद न रखते हुए रहते थे। उसे जरा भी हैरानी नहीं हुई, बल्कि ये देखकर अजीब लगा कि कानून और व्यवस्था, चाहे कितनी भी घिनौनी क्यों न हो, तमाम बाधाओं के बावजूद कायम रही। किसी तरह महल के निवासी एक नाजुक संतुलन में एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रह पा रहे थे। व्यवस्था को बड़ी चतुराई से इस तरह बनाया गया था कि पीड़ित बेहतर जिंदगी के सपने देख सके और दुर्व्यवहार करने वालों को हद से ज्यादा आगे बढ़ने से रोका जा सके। बेहतर जिंदगी का मतलब था गनलॉक का साथ जीतना, जबकि हद से ज्यादा आगे बढ़ने का मतलब था उसे खोना और बाहरी बस्ती के ठंडे अंधेरे में निर्वासित होना। भय और आशा दोनों ही उज्ज्वल प्रभु द्वारा निर्मित और दृढ़ता से जकड़े हुए थे। उनका अस्तित्व ही लोगों को उनकी जगह पर रखता था। सनी को संदेह था कि महल की दीवारों के बाहर झुकी झोपड़ियों में भी यही गतिशीलता, बस एक अलग तरह की वास्तविकता के स्थान पर व्याप्त थी। ऐसा प्रतीत होता था कि बाहरी बस्ती महल से अलग थी, लेकिन वास्तव में दोनों एक बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के हिस्से थे। बाहर के लोग अंदर आने के लिए तरस रहे थे, जबकि अंदर के लोग बाहर निर्वासित होने से डर रहे थे। बेहतर जीवन की संभावना होने के कारण या बदतर जीवन की संभावना होने के कारण वे इस तथ्य से विचलित थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे फिर भी एक चक्र में ही घूमते रहेंगे। जैसे कोई सर्प अपनी ही पूंछ को काटता है, वैसे ही ब्राइट कैसल और बाहरी बस्ती ने शोषण और दुर्व्यवहार का एक बंद चक्र बनाया, जिसने विडंबना यह है कि डार्क सिटी में सभी को स्वस्थ और जीवित रखा। ये किसी भी तरह से कम नहीं था। ... बेशक सनी इसमें शामिल नहीं होना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि उस समय उस बस्ती में कितने लोग रह रहे थे, लेकिन उस प्राचीन घर में लगभग 500 स्लीपर लोग रहते थे। हालांकि उन सभी की स्थिति एक जैसी नहीं थी। वहां एक जटिल पदानुक्रम था जो लोगों को अलग अलग जातियों में बांटता था। इनमें से कुछ समूहों का पदानुक्रम में एक अलग स्थान था, जबकि अन्य उतने स्पष्ट नहीं थे। महल के ज्यादातर निवासी, आश्चर्य की बात नहीं, सीधे गनलॉक की सेवा में थे। वे रक्षक, शिकारी, पथ प्रदर्शक, कारीगर और दासियां थीं। उन पर शासन 5 लेफ्टिनेंट करते थे जो सीधे स्वामी के प्रति जवाबदेह होते थे और किले के दैनिक जीवन के अपने अपने पहलुओं के लिए जिम्मेदार होते थे। कैसल गार्ड इन समूहों में सबसे बड़ा था, जिसमें लगभग 150 लोग शामिल थे। वे गढ़ की रखवाली और गनलॉक के कानूनों को लागू करने के प्रभारी थे। जैसा कि कास्टर ने कहा था, शक्ति और पद के मामले में वे टोटेम पोल में सबसे नीचे थे। कोई भी व्यक्ति जिसके पास थोड़ी बहुत भी उपयोगी पहलू क्षमता हो, गार्ड में शामिल हो सकता था, और हालांकि उनका प्रशिक्षण काफी कठोर था, फिर भी युद्ध का वास्तविक अनुभव प्राप्त करने के अवसर बहुत कम और दूर दूर तक मिलते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि उनका काम खतरनाक नहीं था। हर बार जब कोई भटका हुआ दुर्लभ प्राणी पहाड़ी पर चढ़ता या ऊपर से हमला करता, तो उस राक्षस को मारना या भगाना उनका कर्तव्य होता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन और यहाँ डार्क सिटी में कोई भी राक्षस भयानक और पूरी तरह से घातक से कम नहीं था। महल रक्षक दल का नेतृत्व टेसाई नाम के एक उदास, विशालकाय व्यक्ति ने किया था, जो गनलॉक के सबसे भरोसेमंद लेफ्टिनेंटों में से एक था और शायद भूले हुए तट पर सबसे बूढ़ा स्लीपर था। उसकी उम्र 30 साल से बस 2 साल कम थी। टेसाई एक क्रूर योद्धा और निर्दयी सेनापति था, जो अपने अधीनस्थों को लोहे की पकड़ में रखता था। महल रक्षकों के ऊपर शिकारी थे। ये गनलॉक की सेना के कुलीन सैनिक थे, जिनमें से प्रत्येक के पास एक शक्तिशाली युद्ध कौशल, समृद्ध युद्ध अनुभव और दोनों का उपयोग करने के लिए तीव्र बुद्धि थी। उनकी संख्या लगभग 50 थी, जो 7 शिकारी दलों में विभाजित थे। हर सुबह जैसे ही किले के द्वार खुलते, एक दल अभेद्य संगमरमर की दीवारों की सुरक्षा को छोड़कर जागृत प्राणियों का शिकार करने और उन्हें मारने के लिए डार्क सिटी की भयावह भूल भुलैया में निकल पड़ता। उनके प्रयासों की बदौलत ही उस प्राचीन गढ़ में लोगों की थालियों में भोजन होता था। उनके बिना ये सब संभव नहीं होता। शिकारियों की भर्ती गार्ड्स के रैंक से की जाती थी और शिकारी बनना एक सपने के सच होने जैसा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इन पेशेवरों को स्वामी से भरपूर इनाम मिलते थे, जैसे तंग बैरकों के बजाय अपने कमरे में रहना, बेहतर खाना और तरह तरह की विलासिता की चीजें, बेहतरीन यादें और औजार जो ब्राइट कैसल उपलब्ध कराता था।
और भी बहुत कुछ। बेशक सिक्के का दूसरा पहलू यह था कि उनका जीवन अक्सर सबसे छोटा होता था। अपने तमाम अनुभव और तैयारियों के बावजूद कई लोग शिकार से कभी वापस नहीं लौट पाते थे, और ऐसा करने का एकमात्र कारण पाथफाइंडर्स थे। पाथफाइंडर शिकार दलों के लिए मार्गदर्शक का काम करते थे। जैसा कि एफी ने कहा था, डार्क सिटी में जीवित रहने का राज अपेक्षाकृत कमजोर जीवों को ढूंढना और उन्हें मारना था, बिना किसी ज्यादा घातक चीज से टकराए। उन्होंने बस यही सुनिश्चित किया, शिकारियों के समूह को पतित घृणित प्राणियों के मुंह में डाले बिना जागृत राक्षसों का पीछा करना। पाथफाइंडर इतने कम थे कि सनी ने तो यहाँ तक सवाल उठा दिया कि क्या उन्हें एक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। पूरे महल में उनकी संख्या 1 दर्जन से भी कम थी। उनमें से हर एक अनुभवी सैनिक था जिसने खंडहरों में लंबे समय तक खूनी लड़ाइयों में जीवित रहकर अपनी भूमिका अर्जित की थी, और इस तरह उसे इतना लंबा जीवन जीने का मौका मिला कि वह डार्क सिटी के बड़े इलाकों को अपनी 5 उंगलियों की तरह जान सके। कहने की आवश्यकता नहीं कि वे सभी अविश्वसनीय रूप से खूंखार योद्धा थे और विलासितापूर्ण, कभी कभी तो पतित जीवन शैली का आनंद लेते थे। हंटर्स और पाथफाइंडर्स दोनों का नेतृत्व जेम्मा नाम के एक करिश्माई व्यक्ति ने किया था। जेम्मा गनलॉक के साथ ही फॉरगॉटन शोर में आई थी और उसने उसे महल पर नियंत्रण पाने में मदद की थी। इन 3 समूहों गार्ड्स, हंटर्स और पाथफाइंडर्स ने मिलकर गनलॉक की सेना बनाई, जिसे केवल होस्ट के नाम से जाना जाता था। अध्याय 142 पर्दे के पीछे। वहां 2 अन्य समूह भी थे जो गुनलॉक से संबंधित थे। इनमें से पहले समूह में उपयोगिता क्षमताओं वाले स्लीपर और उनके सहायक शामिल थे। ये लोग, जिन्हें कारीगर कहा जाता था, महल के जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। वे विभिन्न वस्तुओं के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार थे जो या तो जीवित रहने के लिए जरूरी थी या भूले हुए तट पर रहने को कम असहनीय बनाती थी, जैसे कपड़े, औजार, उपकरण, बर्तन और विभिन्न उपकरण। प्रत्येक कारीगर के पास कम प्रतिभाशाली स्लीपर्स की एक छोटी टीम थी जो उन्हें आवश्यक वस्तुएं बनाने में मदद करती थी। कुल मिलाकर उनकी संख्या लगभग 100 थी, जिनमें से अधिकांश सहायक थे। उनका नेतृत्व किरो नाम की एक युवती कर रही थी, जो एक प्रतिभाशाली प्रबंधक थी और जिसमें एक ऐसी क्षमता थी जिससे वह कुछ पौधों के गुणों को बदल सकती थी। सनी के स्टू में सब्जियां उसके बगीचे से आई थीं। चून की ऐसी क्षमता उस भूले बिसरे तट पर, जहां भोजन दुर्लभ था और ज्यादातर एक समान था, अनमोल से कम नहीं थी। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह बाकियों से बहुत छोटी होने के बावजूद लेफ्टिनेंटों में से एक बन गई थी। ब्राइट कैसल में कारीगरों की स्थिति कुछ हद तक तनावपूर्ण थी। चूंकि वे ज्यादातर गैर लड़ाकू थे, इसलिए गार्ड्स को लगता था कि उनकी स्थिति उन लोगों से कमतर होनी चाहिए जो वास्तव में दुर्जन्य प्राणियों के खिलाफ क्रूर लड़ाई में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। इसके विपरीत, कारीगरों का मानना था कि उपयोगिता पहलुओं की दुर्लभता और महल के अंदर जीवन की स्थिति बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण उन्हें महल रक्षकों, जो मूल रूप से किसी भी अनजान व्यक्ति को भर्ती करते थे, की तुलना में अधिक प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए। ये संघर्ष लंबे समय से चल रहा था और जल्द ही इसका समाधान होने वाला नहीं था। मजे की बात यह है कि अपनी जान जोखिम में डालने वाले हंटर्स को इस मुद्दे की जरा भी परवाह नहीं थी। हालांकि उनकी नेता जेम्मा चुपचाप कारीगरों और उनके सरदार किरो का समर्थन कर रही थी, जिससे गार्ड्स अपनी दलीलों में ज्यादा जोर नहीं दे पा रहे थे। गनलॉक के लोगों का आखिरी समूह दासियां थीं। ये वे युवतियां थीं जिन्हें सनी ने महल में चुपचाप तरह तरह के काम करते देखा था, जैसे रात होने से पहले खिड़कियां ठीक से बंद कर लेना या खाने के समय खाना तैयार करके बांट देना। वे महल की देखभाल के साथ साथ मेजबान के उच्च पदस्थ सदस्यों की सेवा के लिए भी जिम्मेदार थे। उनकी संख्या भी लगभग 100 थी। सनी को दुनिया के बारे में जो कुछ पता था, उसके अनुसार इन बेचारी लड़कियों को प्राचीन गढ़ की दीवारों के भीतर दुर्व्यवहार का मुख्य शिकार होना चाहिए था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वास्तव में उन्हें अजीब तरह से सम्मान दिया जाता था और यहाँ तक कि थोड़ा डर भी लगता था। इसका मुख्य कारण उनकी सरदार थी, एक रहस्यमयी और बेहद खूबसूरत महिला जिसे सेशान के नाम से जाना जाता था। सेशान न सिर्फ अपनी दासियों की देखभाल करती थी, बल्कि उन्हें गुप्त रूप से आत्मरक्षा करना भी सिखाती थी। उनके प्रशिक्षण की सही सीमा अज्ञात थी, लेकिन सनी ने साफ देखा कि महल के रक्षक दल के सदस्य दासियों के आसपास ज्यादातर समय बहुत सावधानी बरतते थे। दूसरा कारण यह था कि महल की बाकी सभी चीजों की तरह ये युवतियां भी तकनीकी रूप से गनलॉक की थीं, और गनलॉक इस बात को लेकर बेहद सजग था कि कोई भी बिना इजाजत के उसकी चीजों पर हाथ न डाले। भले ही कोई मूर्ख रक्षक इतना बहादुर हो कि सेशान को नाराज कर दे, लेकिन जीने की चाह रखने वाला कोई भी व्यक्ति ब्राइट लॉर्ड के बुरे पक्ष में जाने को तैयार नहीं था। ... सनी, हालांकि सेशान से पहले ही काफी डर चुकी थी।
पहली बार जब उसने अपनी परछाई को ये देखने के लिए भेजा था कि दासियां क्या कर रही हैं, जब कोई नहीं देख रहा था तो वह लगभग पकड़ी ही गई थी। ये पहली बार था जब किसी को उसकी परछाई का एहसास हुआ। एक पल खूबसूरत से शांति से उस छायादार कोने की ओर पीठ करके खड़ी थी जहां पर उसकी परछाई छिपी हुई थी और अपने किसी मातहत को निर्देश दे रही थी, और अगले ही पल वह अचानक पलटी और सीधे उस छिपी हुई परछाई की ओर देखने लगी। समझ नहीं आ रहा था कि और क्या करे। सनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी सारी समझ वापस कर ली। उसे पूरा यकीन था कि कोई भी उसकी परछाई को सीधे नहीं देख पाएगा। आखिरकार जब बात उसके खामोश साथी की आती थी तो उसकी गुप्त क्षमता और भी बढ़ जाती थी। हालांकि कई अलग अलग पहलू थे। उदाहरण के लिए कई जागृत लोग यह महसूस कर पा रहे थे कि कोई उन्हें देख रहा है, ये प्रार्थना करते हुए कि शायद यहाँ भी ऐसा ही हो। सनी ने कुछ देर इंतजार किया और फिर सावधानी से एक आंख खोली। सौभाग्य से इस बार उसने ज्यादा हंगामा नहीं मचाया। ये पुष्टि करते हुए कि सेशान अपनी बातचीत में वापस आ गई है, उसने जल्दी से उस साय को दूर भगा दिया और तब से उस रहस्यमयी सुंदरी और उसकी दासियों से दूर रहने का निश्चय किया। महल के आखिरी 100 लोग वे थे जो कर तो देते थे लेकिन सीधे गनलॉक की सेवा नहीं करते थे। इस समूह का कोई असली नाम नहीं था, इसलिए सनी ने मन ही मन उन्हें बस किराएदार कहा। किराएदार 2 तरह के थे। उनमें से कुछ कम संख्या में वे लोग थे जो गनलॉक के आदमियों को विभिन्न सेवाएं प्रदान करके, जो ज्यादातर शिल्पकला और मनोरंजन से जुड़ी थी, अच्छी कमाई कर पाते थे। उदाहरण के लिए एक आदमी था जिसने संगीत लाउंज जैसा कुछ बनाया था, एक और जो एक छोटी सी नाट्य मंडली चलाता था, और एक उद्यमी लड़की भी थी जो एक जुए के अड्डे की मालिक थी। किराएदारों में से अधिकतर हाप जैसे लोग थे जो भाग्य से महल में आए थे और अपनी जान जोखिम में डालकर वहां रह गए थे, तथा नौकरों के रूप में काम करके तथा विभिन्न छोटे मोटे काम करके श्रद्धांजलि के रूप में आत्मा के टुकड़े कमाने की कोशिश कर रहे थे। ये गरीब लोग महल के सामाजिक पदानुक्रम में सबसे निचले पायदान पर थे। ... और उस पदानुक्रम के विपरीत तरफ सुनहरा सर्प था, महल का स्वामी, स्वयं ब्राइट लॉर्ड गनलॉक। वह व्यक्ति जो एफी के वर्णन के अनुसार लगभग अमर था। प्राचीन गढ़ में अपने 5वें दिन सनी ने अंततः इस घृणित तानाशाह को देखा। उसने जो कुछ देखा वह उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अध्याय 143 गनलॉक। इस तथ्य के बावजूद कि गनलॉक की भारी उपस्थिति महल के हर सेंटीमीटर में व्याप्त थी, ब्राइट लॉर्ड स्वयं अजीब तरह से मायावी था। वह अक्सर प्रकट नहीं होता था, अपने 5 प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करना पसंद करता था। चाहे वह अहंकार से था, व्यामोह से या किसी और कारण से, सनी को पता नहीं था। सेशान वाली घटना के बाद वह अपनी परछाई को भी आज़ादी से घूमने देने से डरता था और प्राचीन गढ़ के भयानक स्वामी के पास जाने से बचने की कोशिश करता था। इन्हीं सावधानियों के चलते उसने महल में 5वें दिन तक गनलॉक को नहीं देखा था। जैसा कि पता चला, जब गोल्डन सरपेंट सामने आया तो उसने एक छाप छोड़ना पसंद किया। सनी और कैसी अपना रोजाना नाश्ता लेने ही वाले थे कि अचानक पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होते ही वे दरवाजे की तरफ मुड़े और ठीक उसी समय उन्होंने देखा कि गार्ड्स का एक झुंड अंदर घुस आया है। सनी का दिल धड़क उठा। यह क्या है? किसी अनहोनी की आशंका से घबराकर उसने भागने का सबसे अच्छा तरीका सोचने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से मेजबान के खतरनाक सैनिकों ने उनकी एक न सुनी। इसके बजाय वे जल्दी से हॉल में फैल गए और लंबी मेज़ों को दीवारों से सटाकर बीच में एक बड़ी खुली जगह बना दी। कैसी ने सनी का कंधा पकड़ा और फुसफुसाया, क्या हो रहा है? वह झिझका, फिर अनिश्चितता से उत्तर दिया, मुझे यकीन नहीं है। अचानक उसकी नज़र भीड़ के बीच खड़े कैस्टर पर पड़ी। उस खूबसूरत नौजवान के चेहरे पर गंभीरता थी। उसकी नज़र हॉल के दूर छोर पर बने अंधेरे कोने पर थी। एक एक करके सभी स्लीपर एक ही दिशा में मुड़ गए। सनी ने भी उनका अनुसरण किया। धीरे धीरे 5 आकृतियां कोठरी के अंधेरे से बाहर निकलीं और सिंहासन की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर खड़ी हो गईं। वे थे जेम्मा, टेसाई, सेशान, किडो और 5 लेफ्टिनेंटों में से आखिरी। जब सनी ने उसे देखा तो उसके शरीर में एक अनैच्छिक सिहरन दौड़ गई। ब्राइट कैसल में 5वें लेफ्टिनेंट का कोई आधिकारिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन यहाँ हर कोई उससे सबसे ज्यादा डरता था। वह एक अजीब पीला सा आदमी था जिसका चेहरा हड्डियों से भरा और आंखें बेजान भावशून्य थीं। उसकी रीढ़ की हड्डी मुड़ी हुई थी जिससे वह भ्रामक रूप से छोटा दिखाई देता था। कुबड़ा व्यक्ति बिना किसी सजावट के साधारण काले कपड़े पहने हुए था और अपने आप को कुछ असहजता से संभाल रहा था, मानो वह इतने ध्यान से असहज हो रहा हो। उसका नाम हारूस था और वह ब्राइट लॉर्ड का छिपा हुआ तलवार और जल्लाद था। जब किसी को मारना होता था
तो उसे सजा देने के लिए भेजा जाता था। अगर गनलॉक चाहता कि सबको उसकी नाराजगी का पता चले तो उसके पीछे खून की नदियां बह जाएंगी। अगर नहीं तो एक बूंद भी नहीं बचेगी। लोग ऐसे गायब हो जाते थे जैसे उनका कभी अस्तित्व ही न हो। हारूस गनलॉक का जानलेवा साया था। महल के कई निवासियों ने बुरे सपने देखे थे जिनमें वे जागकर अंधेरे में उसकी ठंडी कांच जैसी आंखों को घूरते हुए देखते थे। कुछ लोगों के लिए वे बुरे सपने हकीकत बन गए। हारूस अपने मालिक के किसी भी आदेश का पालन करने के लिए तैयार और उत्सुक था, चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो। हालांकि सनी को सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से हुई कि हारूस को देखना मानो किसी काले आईने को देख रहा था। हालांकि वे दोनों बिल्कुल एक जैसे नहीं थे, फिर भी किसी न किसी वजह से वह उस क्रूर कसाई में अपनी कुछ झलकियां पहचानने से खुद को रोक नहीं पाया। या सटीक रूप से कहें तो अपने ही संभावित भविष्य के संस्करण के बारे में। न, बिल्कुल नहीं। मैं देखने में बहुत ज्यादा सुंदर हूँ। इससे पहले कि कुबड़े को उसकी घूरती नजर का एहसास हो, सनी ने खुद को दूर देखने के लिए मजबूर किया। उसने अपना सिर घुमाया और उस लंबे आदमी को देखा जो अंततः अंधेरे से प्रकट हुआ था। कम से कम उसने यह मान लिया कि यह कोई आदमी है, कोई सुनहरा राक्षस नहीं। उज्ज्वल स्वामी गुनालुक ने एक अजीब सुनहरे कवच में लिपटा हुआ था जो उसके लंबे शरीर को सिर से पैर तक ढक रहा था, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थीं। ये कवच एक साथ ठोस और तरल लग रहा था, लगभग उसकी शक्तिशाली मांसपेशियों और चौड़े शक्तिशाली कंधों पर बह रहा था। जहां उसका चेहरा होना चाहिए था वहां पॉलिश किए हुए सोने का एक चिकना और खाली विस्तार सैकड़ों स्लीपर्स के डरे हुए चेहरों को प्रतिबिंबित कर रहा था। सनी ने अपना प्रतिबिंब अपनी ओर घूरते हुए देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि इस चमकदार विशालकाय के सामने वह कितना छोटा और कमजोर था। उसके पैर कांपने लगे। गनलॉक ने अपने आसपास के वातावरण पर जो दबाव डाला था वह लगभग महसूस किया जा सकता था। सनी के आसपास मौजूद सभी लोग भी उसके जैसे ही अनुभव से गुजर रहे थे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे, आंखें बड़ी हो गई थीं और कनपटियों पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। यहाँ तक कि लेफ्टिनेंट भी थोड़े असहज लग रहे थे, बाकी लोगों की तरह ही इस दमनकारी आभा से प्रभावित थे। हे भगवान, धिक्कार है। यह आभा नहीं है, ये तो दिमाग पर हमला है। कठपुतली के कफन की निस्संदेह विशेषता से सुरक्षित सनी ऐसे हमलों के प्रति ज्यादातर लोगों से ज्यादा प्रतिरोधी था। दांत पीसते हुए उसने गनलॉक के मानसिक दबाव के असर को झटक दिया और एक गहरी सांस ली। फिर उसने कैसी की ओर देखा, उसकी भलाई के बारे में चिंतित। उसे हैरानी हुई कि अंधी लड़की बिल्कुल ठीक थी। बाकी लोगों की तरह उसमें कोई परेशानी के लक्षण भी नहीं दिख रहे थे। सनी उसे घूरता रहा और एक दो बार पलकें झपकाईं। प्रतिबिंब। ये सब तब शुरू हुआ जब मैंने उस कमीने के अजीब कवच के छज्जे में अपना प्रतिबिंब देखा। लेकिन कैसी अंधी है, इसलिए ऐसा लग रहा था मानो गनलॉक असल में उन पर हमला नहीं कर रहा था। ये तो बस उसके उस अजीब सुनहरे कवच का जादू था। जो कोई भी उसके दर्पण जैसे चेहरे को देखता उसे तुरंत विस्मय, भय और समर्पण की तीव्र इच्छा का आघात पहुंचता। किस तरह की स्मृति अपने निष्क्रिय प्रभाव से कई सौ लोगों को व्यावहारिक रूप से पंगु बना सकती है। सनी ने आश्चर्यचकित होकर सोचा, ये कैसे संभव हुआ। इस बीच गनलॉक खाली सफेद सिंहासन के पास पहुंचा और शान से बैठ गया। कोठरी की पिछली दीवार में बने अनगिनत छेदों से आती रोशनी उसके कवच से परावर्तित होकर उसे ऐसा लग रहा था मानो वह किसी तेज आभा से घिरा हुआ हो। वह सुनहरा दर्पण जो उसके चेहरे के रूप में काम करता था, उसके पैरों पर कांपते हुए सोए हुए लोगों की पंक्तियों को देखने लगा। कुछ क्षण बाद उनके चारों ओर से एक गहरी और कपटी आवाज गूंजी, मानो महल स्वयं उनके कानों में फुसफुसा रहा हो। आह, आज कितना अच्छा दिन है। न्याय के लिए एक उत्तम दिन, क्या तुम्हें नहीं लगता मेरे प्यारे बच्चों? मैंने सुना है कि आज हमारे बीच एक अपराधी छिपा है। अच्छा, क्या मैं निष्पक्ष नहीं हूँ? क्या मैं न्यायप्रिय नहीं हूँ? चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना न्यायप्रिय हूँ। अध्याय 144 चुनौती का अधिकार। सनी को अपनी पीठ पर ठंडा पसीना बहता हुआ महसूस हुआ। गनलॉक की सर्पीली आवाज से कांपकर उसका मन कर रहा था कि घुटनों के बल गिरकर माफी मांग ले। हालांकि वह ये भी समझ गया था कि उस समय भव्य हॉल में मौजूद हर व्यक्ति की यही इच्छा हो रही थी। यहाँ हर किसी ने कुछ ऐसा किया था जिसे तानाशाह द्वारा अपराध माना जा सकता था। उन्होंने लगभग यह उम्मीद की थी कि लोग अपने पापों को स्वीकार करना शुरू कर देंगे, लेकिन उसी समय दरवाजे पर एक अजीब शोरगुल ने उनका ध्यान आकर्षित किया। दो पहरेदारों ने धमकी भरे अंदाज में एक आदमी को हॉल के बीचों बीच घसीटा और जमीन पर पटक दिया।
वह आदमी फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और बेहद दुबला पतला था, जिससे पता चलता था कि वह बाहरी बस्ती का रहने वाला है। हालांकि उसकी पतली त्वचा के नीचे शक्तिशाली मांसपेशियों की रस्सियां लहरा रही थीं और उसकी आंखों में एक क्रोधित, निडर भाव था जिससे वह आदमी घमंडी और विद्रोही लग रहा था। पहरेदारों को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए वह जमीन से उठा और पीठ सीधी करके और सिर ऊंचा करके खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, बल्कि एक गहरा, उग्र आक्रोश था। गनलॉग ने अपने सिंहासन से उस बहादुर आदमी को नीचे देखा और अपना सिर थोड़ा झुकाया। सुनहरे मुखौटे में अपना प्रतिबिंब देखकर बाहरी व्यक्ति का चेहरा बिगड़ गया, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर नीचे नहीं किया। ये तो शुद्ध इच्छा शक्ति है, अजनबी से प्रभावित होकर सनी ने सोचा। इस बीच ब्राइट लॉर्ड की आवाज एक बार फिर भव्य हॉल में गूंजी। मेरे वॉर्ड्स, आज हमारे यहाँ एक मेहमान आया है। जुबेई नाम का यह आदमी बाहरी बस्ती से हमारे पास आया है। हाल ही में उसे मेरे एक आदमी पर आरोप लगाते हुए सुना गया था। एक न्यायप्रिय और दयालु स्वामी होने के नाते मैंने जुबेई को अपना पक्ष रखने और अपराधी को बेनकाब करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया है। हमें इस मामले की तह तक जाना होगा। आखिरकार इस अंधेरी दुनिया में कानून ही हमारा एकमात्र मार्गदर्शक है। गनलॉग के कवच से उत्पन्न मानसिक दबाव से मुक्त होने के बावजूद सनी को उसकी गहरी, कोमल आवाज का अजीब सा असर महसूस हुआ। यहाँ तक कि उसके रोंगटे भी खड़े हो गए। सुनहरी स्मृति के साथ या उसके बिना ब्राइट लॉर्ड के पास एक शक्तिशाली और मनमोहक करिश्मा था। उसकी बात न सुनना मुश्किल था, लेकिन जुबेई नाम का आदमी सिर्फ मुस्कुराया। ये सही है, मैं यहाँ तुम्हारे एक गुंडे पर आरोप लगाने आया हूँ गनलॉग। देखते हैं तुम इससे कैसे बचोगे, कमीने। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक हाथ उठाया और भव्य हॉल के अपने कोने से कार्यवाही को देख रहे हंटर्स के समूह की ओर उंगली उठाई। वह आदमी जो तुम्हारे तथाकथित पाथफाइंडर्स में से एक है, हत्या का दोषी है। उसने एक मासूम बच्चे को बेहद घिनौने तरीके से मार डाला था। मैं तुम्हें और तुम्हारे गुर्गों को इतने सालों से तरह तरह के घिनौने अपराध करते देख रहा हूँ, लेकिन अब बहुत हो गया। आज मैं उसे अपनी जान से अपने किए का जवाब देते हुए देखूंगा। भीड़ में स्तब्ध फुसफुसाहटों की लहर दौड़ गई। किसी पाथफाइंडर पर आरोप लगाना कोई समझदार इंसान कभी नहीं कर सकता था। अपनी प्रतिष्ठित स्थिति के कारण ये लोग लगभग अछूत थे। फिर भी जुबेई अडिग लग रहा था। गनलॉग बोले, उद्धरण चिन्ह ... क्या ऐसा है? ये बहुत गंभीर आरोप है जुबेई। कृपया हमें और बताइए। बाहरी बस्ती से आए आदमी ने दांत पीस लिए। उस कमीने और उसके लोगों ने एक भोले भाले बच्चे को तरह तरह के इनाम और दौलत का वादा करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। उन्होंने उससे कहा कि वह उनमें से एक बन जाएगा और तुम्हारे इस महल में रहने आएगा, लेकिन असल में उन्होंने उसे बस चारे के तौर पर राक्षसों को खिला दिया था। उसने फर्श पर थूका। तुम खुद को शिकारी कहने की हिम्मत करते हो, तुम डरपोक हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? भव्य हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया। लोग अब शिकारियों के समूह को घूर रहे थे, उनके चेहरे पर गहरे भाव थे। महल के निवासी हर तरह के बुरे कामों के प्रति अंधे होने का नाटक करने के आदी थे, लेकिन वे सारे काम इंसानों द्वारा ही इंसानों के खिलाफ किए जाते थे। वे जिस चीज को माफ नहीं कर सकते थे वही ये थी कि एक इंसान उनके जैसे किसी और को दुर्लभ प्राणियों के सामने धोखा दे। डार्क सिटी में यह अपवित्रता के समान था। गनलॉग ने अपना सिर हंटर्स की ओर घुमाया, जो उसकी निगाहों के सामने कांप उठे। क्या ये सच है? समूह में सबसे बुजुर्ग पाथफाइंडर ने जुबेई की ओर गहरी नजर से देखा और क्रोधित हो गया। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी महाराज। जिस लड़के की बात हो रही है वह मेरे दल का एक बहुत ही सम्मानित सदस्य था। हम सभी को उसके भविष्य से बहुत उम्मीदें थीं। उसकी मृत्यु से हम सभी को बहुत दुख हुआ। उसकी आवाज स्थिर और शांत थी, शायद थोड़ी ज्यादा ही शांत। जुबेई ने गुर्राते हुए कहा, झूठ। मैं उस दिन खुद शिकार पर था और मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मुझे पता है तुमने क्या किया, कमीने। गनलॉग कौवों की ओर मुड़ा और आह भरी। कुछ देर बाद उसने गंभीरता से कहा, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ऐसा लगता है कि यह तुम्हारे ही शब्दों में उसके विरुद्ध है जुबेई। क्या करूं, क्या करूं? मुझे अपने बहादुर जवानों पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल। कौन इतना कृतघ्न होगा कि इन वीरों पर अविश्वास करे, जबकि यही तुम सबको जीवित रखे हुए हैं। निश्चय ही मेरे प्यारे शिष्यों, तुम में कोई इतना नीच और दुष्ट नहीं है। सनी ने अपनी सांस रोक ली। उसे लगा जैसे उस कपटी आवाज ने उसे निशाना बना लिया है। इन शब्दों के पीछे छिपी डरावनी धमकी ज्यादा सूक्ष्म नहीं थी।
गुनालुक कुछ पलों के लिए चुप रहा, अपनी दमनकारी मानसिक आभा से भीड़ को झकझोरता रहा। फिर लोगों को सांस लेने का मौका देते हुए वह मुड़ा और बोला, लेकिन ऐसे गंभीर मामले में पक्षपात करना मेरे लिए अनुचित होगा। और यह मामला, ओह, ये वास्तव में गंभीर है। कैसी दुविधा है, हम न्याय कैसे कायम रखें, मेरे वार्ड। इसके बाद छाए सन्नाटे में हंटर्स और पाथफाइंडर्स दोनों की नेता जेम्मा अचानक बोली, महाराज, अगर मुझे बोलने की इजाज़त हो तो बताएं, क्या ऐसा कोई कानून नहीं है जो इस स्थिति के लिए बिल्कुल उपयुक्त हो? ये कानून तब से अस्तित्व में है जब से इस प्राचीन महल में इंसान रहते थे। मैं, जाहिर है, चुनौती के अधिकार की बात कर रहा हूँ। उसने जुबे की ओर देखा और मुस्कुराया। अगर इस बहादुर शिकारी को अपने आरोप पर जरा भी शक है तो उसे पर छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं तो वह अपराधी को चुनौती दे सकता है और खून से उसे साबित कर सकता है। बेशक असली अपराधी मैं हूँ। मैं, इन लोगों के लिए जिम्मेदार होने के नाते, शिकारी के तौर पर वे जो भी अपराध करते हैं उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। जेम्मा की करिश्माई मुस्कान चौड़ी और मैत्रीपूर्ण थी। तो कैसा रहेगा जुबे, क्या तुम पद छोड़ दोगे या मुझे चुनौती देना चाहते हो? बाहरी बस्ती से आया शिकारी कुछ देर तक उसे घूरता रहा। उसकी आंखें क्रोध और तिरस्कार से जल रही थीं। अंततः उसने थूका, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ, पालतू कुत्ते? जरूर, क्यों नहीं, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। अध्याय 145 न्याय। पूरा तमाशा इतनी सहजता से रचा गया था कि सनी को इस पर यकीन करने का मन ही हो गया। बेशक उसे बेहतर पता था। एकमात्र बात जो वह नहीं जानता था वह ये थी कि पाथफाइंडर और जेम्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए अंशों का पूर्वाभ्यास किया गया था या उन्हें अपने स्वामी की दिखावे को बनाए रखने की इच्छा को पूरा करने के लिए अचानक तैयार किया गया था, जबकि उस व्यक्ति को जिसने उसके खिलाफ खुलकर बोलने का साहस किया था, सार्वजनिक रूप से मृत्युदंड दिया गया था। और यही तो था, फांसी। सनी को एक पल के लिए भी यकीन नहीं हुआ कि गनलॉग उस बहादुर शिकारी को ग्रैंड हॉल से जिंदा निकलने का मौका देगा। नहीं, वह उसे मरना चाहता था और वह चाहता था कि हर कोई उसे मरते हुए देखे। ... कहीं ऐसा न हो कि उन्हें ये ख्याल आ जाए कि उनके खिलाफ बोलना और बिना किसी नुकसान के बच निकलना संभव है। और फिर भी सनी के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी चिंगारी अभी भी जल रही थी। देखने में तो जुबे एक अनुभवी शिकारी था, एक काबिल, अनुभवी योद्धा जिसने अनगिनत राक्षसों का सामना किया और हर बार जीत हासिल की। वह बहुत ताकतवर था और उसमें इतनी इच्छाशक्ति और दृढ़ संकल्प था कि वह चट्टानों को भी धूल में मिला सकता था। शायद कोई चमत्कार हो जाए, चाहे कितनी भी छोटी बात हो, संभावना तो थी ही। इसीलिए सनी को यह समझ में नहीं आ रहा था कि गनलॉग इस तमाशे में अपने दाहिने हाथ के आदमी की जान जोखिम में डालने को क्यों तैयार है। ... मानो उसके विचार पड़ रहे हों, उज्ज्वल भगवान बोले, चुनौती, हाँ ठीक है, ये सचमुच एक पवित्र परंपरा है। जब तक अच्छे लोग धर्म के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं, तब तक दुष्टता जीत नहीं सकती। स्लीपर्स की भीड़ फुसफुसाने लगी। कुछ लोग तनावग्रस्त और उदास थे तो कुछ गहरी आशंका से भरे हुए। सनी के मुंह का कोना नीचे की ओर मुड़ गया। वह जो देख सकता था उससे पता चलता था कि भ्रष्टता पहले ही जीत चुकी थी या कम से कम उसका प्रभुत्व हो चुका था। लेकिन गनलॉग ने बोलना बंद नहीं किया। उद्धरण चिन्ह ... हालांकि जेम्मा, अभियुक्त का व्यक्तिगत रूप से प्रतिनिधित्व करना आपके लिए उपयुक्त नहीं होगा। ब्राइट कैसल आपको खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, मेरे दोस्त। जुबे, क्या आपको बुरा लगेगा यदि अभियुक्त कोई अन्य चैंपियन चुन ले? बाहरी बस्ती से आए शिकारी ने बस कंधे उचकाए और कहा, कायरो, अपना सबसे बुरा रूप लेकर आओ। ब्राइट लॉर्ड पाथफाइंडर की ओर मुड़ा और अपना सिर झुका लिया। अजीब सुनहरे कवच के भयानक मुखौटे में अचानक पीला पड़ गया उसका चेहरा। हत्यारा कुछ पल चुप रहा और फिर धीमी आवाज में बोला, मैं हारूस को चुनता हूँ, मेरे स्वामी। सब अचानक चुप हो गए। सनी को भी अपनी रीढ़ में ठंडी सिहरन महसूस हुई। आखिर वो खौफनाक, दुष्ट अपाहिज क्यों था? मौत के सन्नाटे में जुबे मुस्कुराया और गंभीर संतुष्टि के साथ थूका। और भी बेहतर, ऐसा लग रहा था कि उसे उस खामोश कुबड़े से भी हिसाब चुकता करना था। हारूस, जो पूरी प्रक्रिया के दौरान थोड़ा उबा हुआ और असहज लग रहा था, उसने अपने हड्डीनुमा चेहरे पर कोई विशेष भाव न लाते हुए उस पाथफाइंडर को घूरा जिसने उसका नाम रखा था और फिर धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर गया। बाकी लेफ्टिनेंटों ने इस अप्रत्याशित घटनाक्रम पर अलग अलग प्रतिक्रिया दी। जेम्मा ने भौहें चढ़ाईं और गनलॉग पर एक नज़र डाली, फिर उदास भाव से पीछे हट गई। टेसाए मुस्कुराई,
मानो किसी अच्छे तमाशे की उम्मीद कर रही हो। केदो का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और वह थोड़ा सा बगल की ओर हट गई, ताकि जितना हो सके खुद को नीचे उतरते कुबड़े से दूर रख सके। केवल सेशान चुप और उदासीन रही, उसने अपने ठंडे सुंदर चेहरे पर कोई भावना प्रकट नहीं होने दी। ये समझते हुए कि क्या होने वाला है, कैसी ने सनी की बांह को दबाया और फुसफुसाया, सनी, मैं जाना चाहता हूँ। थोड़ी देर रुकने के बाद उसने कर्कश स्वर में उत्तर दिया, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, पब फ्यूचर विज्ञापन, मुझे खेद है, हम अभी नहीं जा सकते। हालांकि वह गनलॉक के बिजुका के आसपास भी नहीं रहना चाहता था, फिर भी उसे पता था कि अभी वहां से जाने से बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित होगा। पांचों लेफ्टिनेंटों की मौजूदगी में गोल्डन सरपेंट की तो बात ही छोड़िए, वे ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते थे। इसके अलावा किले में उसका मिशन ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना था। वह इस शांत और रहस्यमयी गढ़ में सबसे खतरनाक जीवों में से एक को सक्रिय रूप से देखने का मौका नहीं चूकना चाहता था। डॉट 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 और उसके दिल में एक गहरी उदासी थी कि एक दिन किसी न किसी तरह वह और हारूस खून से लथपथ हो जाएंगे और उनमें से सिर्फ एक ही लड़ाई से जिंदा बचेगा। मानो कोई अदृश्य धागा उन्हें एक दूसरे से जोड़े हुए था। शायद ये भाग्य का खेल था। इस बीच कोबरा सीढ़ियों से उतरकर भव्य हॉल के बीचों बीच खाली की गई जगह में जुबे के सामने रुक गया। उसका चेहरा अभी भी स्थिर और थोड़ा उबा हुआ था। सनी ने अपनी सांस रोक ली। जैसे ही गनलॉक सफेद सिंहासन पर चुपचाप बैठा, जुबे ने अपनी स्मृतियों को बुलाया। उसके शरीर पर लाल शिल्कों से बना एक लचीला कवच दिखाई दिया, जिसमें एक पंखों वाला हेलमेट और एक पतंगनुमा ढाल भी थी। उसके हाथ में प्रकाश की चिंगारियों से बुनी हुई एक घुमावदार तलवार थी। उसकी धार उस्तरे की तरह तेज थी। शिकारी ने हारूस की ओर देखा और स्थिर स्वर में कहा, चलो देखते हैं तुम क्या करने में सक्षम हो। कसाई कुबड़े ने बस अपनी कांच जैसी आंखों से उसे देखा और चुपचाप अपने मोटे लिबादे को जमीन पर गिरने दिया। फिर उसने मुंह बनाया और अपनी रीढ़ को जितना हो सके सीधा किया और अचानक एक छोटे और नाजुक अपाहिज का रूप खो दिया। अपनी पूरी ऊंचाई पर हारूस भव्य हॉल में मौजूद ज्यादातर स्लीपर्स से ऊंचा था, सिर्फ विशालकाय टेसाई से पीछे था। उसका राक्षसी टेढ़ा मेढ़ा आकार गहरी पार्श्विक शक्ति का एहसास दिला रहा था। उसने किसी भी स्मृति को बुलाने की जहमत नहीं उठाई और शिकारी को उसी ठंडी उदासीनता से घूरता रहा। जुबेई ने मुंह बनाया, ऐसा ही होगा। सालों पुराने सफेद दाग मिटाने का सरल तरीका, जो है बिल्कुल नेचुरल। बालों का झड़ना रोन और झड़े बाल वापस पाएं 3 हफ्तों में। चिंता से भरे सनी ने अपनी सांस रोक ली। घमंडी शिकारी आगे बढ़ा, अपनी ढाल उठाए और साथ ही कटार से वार किया। उसकी चालें अविश्वसनीय रूप से तेज और फुर्तीली थीं। उसकी तकनीक डार्क सिटी में बरसों की खूनी लड़ाइयों से निखर गई थी और उसके समृद्ध अनुभव से प्रेरित थी। अच्छा, वह अच्छा है। क्या जुबेई के पास सचमुच कोई मौका था? सनी की आंखें चौड़ी हो गईं और हारूस को लगा जैसे हमला पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा। मानो वह भूल गया हो कि उसके पास हथियार नहीं है। कुबड़े ने बस अपना हाथ उठाकर धारदार ब्लेड से टक्कर ली। डॉट 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 और उसने अपनी नंगी मुट्ठी से उसे जकड़ लिया और जुबेई के वार को रोक दिया। एक पल के लिए भव्य हॉल में मौजूद हर कोई हैरानी से जम गया, सिवाय शिकारी के, जिसने तुरंत गनलॉक के हत्यारे की लोहे की पकड़ से अपनी तलवार छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मानो तलवार पत्थर में धंसी हो। वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले ही पल हारूस सांप जैसी तेजी से आगे बढ़ा और अपना बड़ा सा हाथ जुबेई के कंधे पर रख दिया। फिर एक घिनौनी आवाज के साथ उसने बिना किसी प्रयास के उसका पूरा हाथ फाड़ दिया। कोई चिल्लाया। संगमरमर के फर्श पर खून बह रहा था और घमंडी शिकारी अविश्वास से उस ठूंठ को देख रहा था जिसने अचानक उसके प्रमुख हाथ की जगह ले ली थी। उसे अभी तक उस भयानक दर्द का एहसास नहीं हुआ था जो जल्द ही होने वाला था। हालांकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। जुबेई कुछ कर पाता उससे पहले ही हारूस ने दोनों हाथों से उसका सिर पकड़ लिया और एक क्रूर हिंसक झटके से उसकी गर्दन तोड़ दी। फिर उसने शिकारी के सीने पर वार किया, जिससे उसकी पसलियां टूट गईं और उसका शरीर 1 दर्जन मीटर पीछे उड़ गया। विद्रोही चुनौती देने वाले की टूटी हुई लाश फर्श पर गिर पड़ी। उसके भयानक घावों से खून की नदियां बहकर शुद्ध सफेद पत्थरों पर गिर रही थीं। शुरू से अंत तक पूरी लड़ाई में 5 सेकंड से अधिक समय नहीं लगा। हारूस ने अपने हाथों की ओर देखा, कुछ लाल बूंदें झाड़ दी और फिर चुपचाप महल के मालिक के पास अपनी जगह पर लौट आया। उसकी अभिव्यक्ति अभी भी ठंडी थी, हालांकि अब वो उब नहीं रही थी। इसके बजाय ये सूक्ष्म उल्लास से भरा हुआ था। आखिरकार उसने अपने स्वामी को निर्णय सुनाने में मदद की थी। ये कानून था, ये परंपरा थी,
ये न्याय था। अध्याय 146 शक्ति। सैकड़ों स्लीपर्स उस विकृत शरीर को भयभीत होकर घूर रहे थे। जुबेई का कवच प्रकाश की वर्षा में गायब हो गया और वह केवल फटे खून से सने चित्रों में रह गया। उसके चेहरे पर अभी भी एक आश्चर्य और स्तब्ध भाव बना हुआ था। खून से लथपथ और टूटा हुआ वह आदमी जो अभी 1 मिनट पहले तक घमंडी और उद्दंड था, अब एक दयनीय लाश के सिवा कुछ नहीं था। वह जमीन पर एक चमकदार लाल रंग के गड्ढे में पड़ा था और सबको एक साधारण सच्चाई याद दिला रहा था। कभी भी उज्ज्वल भगवान गनलॉक की अवज्ञा करने का साहस मत करो, या फिर आपका अंत भी वैसा ही होगा। सनी शायद उस भव्य हॉल में मौजूद उन 2 लोगों में से एक था जो लाश की तरफ नहीं देख रहा था। उसकी नज़र हारूस पर थी। हारूस स्वयं दीवार की ओर देख रहा था। उसे अपने काले श्रम के भयानक फल में कोई रुचि नहीं थी। मैं और क्या उम्मीद कर रहा था? बेवकूफ, उम्मीद जहर है, इससे सिर्फ जान ही जाएगी। सनी को सभी तथ्य पता थे, लेकिन अब उसे अंततः ये समझ में आया कि गोल्डन सर्प को चुनौती देने के बारे में सोचना भी कितना निराशाजनक था। डार्क सिटी की हर चीज़ उसे और उसकी सेना को अजेय बनाने के लिए डिज़ाइन की गई थी। इसीलिए उस कुबड़े ने बाहरी बस्ती के अनुभवी शिकारी को इतनी आसानी से हरा दिया था, वो भी सिर्फ अपनी कच्ची ताकत का इस्तेमाल करके। उसे अपनी पहलू क्षमता दिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उनके शारीरिक बल में इतना बड़ा अंतर क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि डार्क सिटी में प्रत्येक मानव के पास एक ही निष्क्रिय कोर था। केवल 2 चीज़ें थीं जो किसी को बाकी लोगों की तुलना में अधिक शक्तिशाली बना सकती थी, आत्मा सार और यादें। और दोनों पर गनलॉक का एकाधिकार था। केवल उसके पास ही डार्क सिटी में स्वतंत्र रूप से शिकार करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति और ज्ञान था। इस तरह वह आत्मा के टुकड़ों और यादों का विश्वसनीय स्रोत रखने वाला एकमात्र व्यक्ति बन गया था। स्वतंत्र शिकारी जो भी टुकड़ा हासिल कर पाते, वह अंततः उसके हाथों में ही जाता, क्योंकि गनलॉक इस शापित जगह की आदिम अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता था। तथाकथित श्रद्धांजलि के बदले भोजन और सुरक्षा प्रदान करके वह ये सुनिश्चित करता था कि सभी संसाधन केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हों। उसके हाथों में आत्मा के टुकड़ों और स्मृतियों के विशाल भंडार के साथ वह अपनी सेना को और भी शक्तिशाली बना सकता था, जिससे उसे और भी अधिक आत्मा के टुकड़े और स्मृतियां मिलती, जिससे उसकी सेना और भी शक्तिशाली हो जाती। और इसी तरह यह एक सरल, परिपूर्ण और कष्टदायक चक्र था जिसने प्रत्येक क्रांति के साथ उसकी शक्ति को और भी अधिक पूर्ण बना दिया। जब तक सनी, नेफिस और कैसी डार्क सिटी पहुंचे, गनलॉक की सेना और बाकी सभी के बीच की खाई इतनी गहरी हो चुकी थी कि उसे कभी पाटना नामुमकिन था। सनी को इसमें कोई शक नहीं था कि मेजबान के ज्यादातर कुलीन योद्धाओं के दिल आत्मा के सार से पूरी तरह सराबोर थे। नाइटमेयर स्पेल धारक अपनी रैंक की अड़चन तक पहुंचने से पहले कितने सोल शॉट्स अवशोषित कर सकता था, इसकी एक सीमा थी। हालांकि बहुत कम लोग ऐसा कर पाए। अगली रैंक तक पहुंचने से वह अड़चन दूर हो जाती थी और कोर के संतृप्ति स्तर के अनुसार उनके शरीर में वृद्धि होती थी। लेकिन आगे बढ़ने का कोई रास्ता न होने के कारण डार्क सिटी के लोग शक्ति संचय के लिए केवल सोल एसेंस की कच्ची मात्रा पर ही निर्भर रह सकते थे। इसका मतलब यह था कि इन प्राचीन दीवारों के भीतर एक ही व्यक्ति की दास्ता की शपथ लेकर मानव इतिहास में अब तक का सबसे शक्तिशाली स्लीपर समूह रहता था। और यह वह व्यक्ति था जिसे नफिस ने मारने की योजना बनाई थी। सिहरन के साथ सनी को एफी के शब्द याद आ गए। कोई भी स्लीपर गनलॉक को कभी नहीं हरा सकता। ये बिल्कुल असंभव है। उन्हें महल के द्वार के ऊपर हवा में झूलती दर्जनों खोपड़ियां भी याद आईं। धिक्कार है सब पर, इस बार वो मुझे किस चक्कर में डालने वाली है। मुझे उसे एक बार हार मानने के लिए राजी करना ही होगा। मेरी जान इसी पर निर्भर हो सकती है। लेकिन किसी तरह उसे शक था कि चेंजिंग स्टार हार मानना भी जानती होगी, कम से कम अपने रहस्यमयी लक्ष्य के मामले में तो नहीं। शाप। सनी इन गहरे विचारों में इतना डूबा हुआ था कि उसने गनलॉक का विदाई भाषण भी सुनना छोड़ दिया। उसे अंदाजा तो था कि यह कमीना किस तरह का बकवास धर्मांतरण कर रहा है। जल्द ही उज्ज्वल प्रभु अपना सफेद सिंहासन छोड़कर उसके पीछे के अंधेरे में गायब हो गए। लेफ्टिनेंट भी उनके पीछे पीछे चले गए और हारू सबसे आखिर में वहां से चला गया। उनके जाते ही जुबेई के शव को बेदर्दी से घसीटकर ले जाया गया और दासियों के एक समूह ने चुपचाप प्राचीन संगमरमर के फर्श से खून के धब्बे पोंछ दिए। मेज़ें वापस अपनी जगह पर रख दी गईं और सोए हुए लोगों को नाश्ता करने के लिए वापस बुला लिया गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। हालांकि सनी की भूख पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। कैसी को ले जाकर उसने खाने से भरी प्लेटों पर नजर डाली और बिना किसी मजाक के सोचा, मुझे लगता है कि हर चीज के लिए एक पहली बार होता है।
तारानकन तारानकन तारानकन। बाकी 2 दिनों तक सनी ने बस बेतहाशा जानकारी इकट्ठा करने के अलावा कुछ नहीं किया। ये जानते हुए कि वह जल्द ही महल छोड़कर जाने वाला है, वह अपनी परछाई को कहाँ भेजे, इस बारे में थोड़ा और साहसी हो गया। उसने शिकारियों और पाथफाइंडरों की जासूसी करने, उनकी रणनीति और राज जानने में बहुत समय बिताया। उसने देखा कि पहरेदारों को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है। उसने जाना कि कौन से कारीगर महत्वपूर्ण हैं और कौन से नहीं। एकमात्र जाति जिससे उसने बचने की कोशिश की, वह थी दासियां। उन्होंने महल की दीवारों को सजाने वाली विभिन्न नक्काशी और पत्थर की नक्काशी का भी अध्ययन किया। आखिरकार, जिस हफ्ते के लिए उन्होंने कर अदा किया था, वह खत्म हो गया। 8वें दिन की सुबह सनी और कैसी एक बार फिर खूबसूरत रंगीन कांच की खिड़कियों वाले बड़े हॉल में प्रकट हुए और महल के द्वार देखे। इस तथ्य के बावजूद कि इन दरवाजों के बाहर एक गंदी बस्ती के अलावा कुछ नहीं था, सनी को राहत महसूस हुई। वह इस लानत भरी जगह से निकलने के लिए बेताब था। सालों पुराने सफ़ेद दाग मिटाने का सरल तरीका, जो है बिल्कुल नेचुरल। बालों का झड़ना रोन के और झड़े बाल वापस पाएं 3 हफ्तों में। लोग यहाँ रहना क्यों चाहते हैं? जैसे ही उसने ये सोचा, सनी को एहसास हुआ कि उसे असल में पता ही नहीं था कि बाहरी बस्ती में जिंदगी कैसी होती है। शायद उसकी तुलना में वह महल वाकई स्वर्ग था। मुझे शक है, ये वास्तव में कितना बुरा हो सकता है। मुझे लगता है कि वे कभी बाहरी इलाके में रहे ही नहीं। अपना सिर हिलाते हुए वह फाटक की ओर चला, लेकिन जब किसी ने उसका नाम पुकारा तो वह रुक गया। सनी ने सिर घुमाकर देखा तो दुबले पतले चेहरे और घबराए आंखों वाला एक जाना पहचाना युवक दिखाई दिया। आज हाँपा खासा परेशान लग रहा था। उसके कपड़े थोड़े कम व्यवस्थित थे और उसके चर्मपत्र पर स्याही के कुछ भद्दे धब्बे थे। आह, सनलेस और कैस्या है ना? हे भगवान, 1 हफ्ता तो हो ही गया। आह, मैं कहाँ था? ओह हाँ, क्या आप लोग अगले वाले को श्रद्धांजलि देने आए हैं? सनी ने कुछ मिनट तक उसे घूरा, फिर मुस्कुराने की कोशिश की और उदास होने का नाटक किया। नहीं, हम जानते हैं, शॉट्स नहीं कमा पाए हैं, इसलिए हम जा रहे हैं। शायद किसी दिन हम फिर मिलेंगे। हाप ने अपनी आंखें चौड़ी करके हकलाते हुए कहा। क्या मैं क्यों? ओह, माफ करना, मुझे बहुत अफसोस है कि आप ज्यादा देर तक नहीं रुक सके। लेकिन निराश मत होइए, लॉर्ड गनलॉग सचमुच दयालु हैं और जिंदगी अप्रत्याशित है। मुझे यकीन है कि आप जल्द ही वापस आ पाएंगे। सनी ने उसे एक संक्षिप्त संकेत दिया और मुंह मोड़ लिया। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, कम से कम इतनी जल्दी तो नहीं। इसके साथ ही वे द्वार से गुजरे और ब्राइट कैसल से बाहर निकल आए। वह वादा किया हुआ महल, जिसकी तलाश और सपने में उन्होंने इतना समय बिताया था, ये सब कितना निराशाजनक था। एक बार फिर फॉरगॉटन शोर के धूसर आसमान के नीचे खड़े होकर सनी और कैसी ने ठंडी ताज़ी हवा में सांस ली और दोनों मुस्कुराए। कैसी ने उसकी आस्तीन खींची। सनी, अब हम क्या करें? उसने उनके नीचे स्थित दयनीय झुगी बस्ती को देखा और बिना ज्यादा सोचे उत्तर दिया, और क्या, हम नेफिस को ढूंढने चलते हैं। अध्याय 147 गिल्ड हॉल। कैसी मुस्कुराई, लेकिन फिर अचानक भौहें चढ़ाकर पूछा, लेकिन सनी, हम उसे कैसे ढूंढेंगे? उसने कुछ सेकंड तक सोचा, फिर कंधे उचका दिए। मुझे यकीन नहीं है। तबाही की आवाज़ों का अनुसरण करें। ये जगह इतनी बड़ी नहीं है। मुझे यकीन है कि हम प्रबंधन कर लेंगे। वे सीढ़ियां उतरकर झुगी बस्ती में दाखिल हुए। सनी उस लंबी सी आकृति को ढूंढने के लिए इधर उधर देख रहा था। बाहरी बस्ती में ज्यादा स्लीपर नहीं थे जिनके पास कवच जैसी याददाश्त हो, इसलिए उसे भीड़ में बदलते सितारे को पहचानने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था। जल्द ही वे अस्थायी झोपड़ियों और खाली, उदास आंखों वाले लोगों से घिर गए। कुछ लोग उन्हें दया से घूर रहे थे, यह महसूस करते हुए कि दोनों को अभी अभी महल से निकाला गया है। कुछ खुलकर खुश हो रहे थे। सनी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक बार फिर वह किले और बाहरी बस्ती के बीच के तीव्र अंतर को देखकर हैरान रह गया। प्राचीन गढ़ का निचला हिस्सा चाहे कितना भी घिनौना क्यों न हो, लोग असल में वहां रहते थे और अपने चेहरों पर ज्यादातर सांसारिक चिंताएं लिखी घूमते थे। यहाँ झुगी झोपड़ी में लोग बस जी रहे थे, और वो भी मुश्किल से। उनकी आंखों में एक और भी ज्यादा सख्त जरूरत और एक और भी गहरा डर था। दिन भर के लिए खाना ढूंढने की जरूरत, रात में किसी अनदेखे राक्षस द्वारा खा लिए जाने का डर। वे सब दुबले पतले, ठंडे और बेजान थे। उनके चेहरों पर आशा की किरण केवल तभी दिखाई दी जब उनकी नज़र गलती से ब्राइट कैसल पर पड़ी। आशा तुम्हें मार डालेगी, मूर्खों। किले में उन बेचारों से बेहतर यहाँ तुम्हारा हाल है। कुल मिलाकर यह बाहरी इलाकों से बहुत अलग नहीं था,
बस छाया में कहीं छिपे दुर्लभ प्राणियों का आतंक था। लेकिन असल दुनिया में भी राक्षस होते थे। वे बस इंसानों की खाल पहनते थे। सनी को एक बार फिर याद दिलाया गया कि वह दुर्लभ जादू के परीक्षणों के लिए कितनी आश्चर्यजनक रूप से अच्छी तरह तैयार था। इसमें उसकी शिक्षा की कमी भी शामिल नहीं थी। हैरानी की बात यह थी कि नेफिस का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। आखिरकार उसकी एक झलक पाने से पहले वे पूरी बस्ती में घूमे। झुगी बस्ती के बिल्कुल किनारे पर पत्थर के चबूतरे से नीचे की ओर एक अजीबोगरीब विशाल घर खड़ा था। इसे खंडहरों से बेतरतीब ढंग से इकट्ठा किए गए पत्थरों के स्लैबों से बेतरतीब ढंग से बनाया गया था, जिनमें से कई पर अभी भी डार्क सिटी के मूल निवासियों द्वारा छोड़ी गई जटिल नक्काशी मौजूद थी। ये बर्बर अत्याचार पूरी बाहरी बस्ती से बाहर निकलने वाली सफ़ेद पत्थर की सड़क के सबसे करीब था। शायद इसीलिए यह बाकी झोपड़ियों से थोड़ा मजबूत लग रहा था। लॉज के ऊपर एक छोटा सा अतिरिक्त हिस्सा भी बना हुआ था, जो कुछ दूसरी मंजिल जैसा दिखता था। चेंजिंग स्टार अपनी छत पर पैर क्रॉस करके बैठी थी और उगते सूरज और नीचे शापित शहर को निहार रही थी। भोर की हल्की रोशनी में उसकी हाथी दांत जैसी त्वचा और चांदी जैसे बाल सुंदर और भयानक लग रहे थे। उसने अपना कवच उतार दिया था और एक भद्दा अंगरखा पहने हुए थी, जिसकी कमर में रस्सी का एक टुकड़ा बंधा हुआ था। उनके आने का आभास पाकर नेफिस ने अपना सिर घुमाया और उनकी ओर देखा। फिर वह खड़ी हुई और नीचे कूद गई और विशाल मंच की पत्थर की सतह पर हल्के से उतरी। सनी मुस्कुराया, अरे नेफ, बहुत समय हो गया मिलते हुए। तारानकन तारानकन तारानकन। नेफिस उन्हें पत्थर के घर के अंदर ले गई, जो अब उसका नया निवास स्थान बन गया था। अंदर का वातावरण सादा और सादा था। टूटे हुए फर्नीचर के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे और पहली मंजिल के विशाल हॉल में ठंडी हवाएं बह रही थीं। अपने बड़े आकार और बेहतरीन कारीगरी के बावजूद जब उसे यह मिला तो लॉज खाली था। सड़क की दहलीज पर बने प्लेटफॉर्म के दोनों किनारों के इतने करीब कोई नहीं रहना चाहता था, जहां दुर्लभ जीवों के हमले का खतरा सबसे ज्यादा था। लेकिन चेंजिंग स्टार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर उधर देखते हुए सनी ने उपहास किया, अरे इस जगह को जरूर कुछ काम की जरूरत है। नेफ ने कंधे उचका दिए। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे अपनी जीवन स्थितियों की कोई चिंता नहीं थी। खैर, पिछले 2 महीने तो उन्होंने सिर्फ पत्थरों और मिट्टी पर ही सोते हुए बिताए हैं, तो एक तरह से ये जर्जर गंदगी भी एक बड़ा सुधार थी। कुछ सुधारों के साथ यह एक अच्छी जगह भी बन सकती है। अचानक सनी को महल में मिले आराम और गर्मजोशी के लिए थोड़ा दोषी महसूस हुआ। उसे दिन में 2 बार स्वादिष्ट ताज़ा खाना भी मिलता था। भोजन की बात करें तो कैसी मुस्कुराए और नेफ को एक छोटा सा बंडल थमा दिया। अपनी दोस्त की चिंता में उसने पिछली शाम खाना नहीं खाया था, इसलिए उसे इस पल के लिए बचाकर रखा था। लो नेफ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाया हूँ। चेंजिंग स्टार ने एक हल्की मुस्कान के साथ बंडल प्राप्त किया और कुछ देर रुकने के बाद कहा, धन्यवाद। ओह, क्या आप लोग नाश्ता करना चाहेंगे? ये कहकर वह दीवार के पास रखी एक लकड़ी की पतली मेज के पास गई और उस पर से कपड़े का एक टुकड़ा हटाया। नीचे रसीले भुने हुए मांस का ढेर था। यह इतना बड़ा था कि महल में 10 लोगों को 1 या 2 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। सनी ने मांस को घूर कर देखा, फिर अपनी आंखें घुमाकर नेफिस की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह ... तुम इतना सारा मांस कहाँ से लाए? हमने तो सोचा था कि तुम यहाँ बाहरी बस्ती में भूखे मर रहे होगे। उसने शर्मिंदगी से अपने बालों को छुआ। ओह, कुछ रात पहले एक बड़ा राक्षस सड़क से आया था। मैं और कुछ अन्य लोग उसे मारने में कामयाब रहे। ये लूट का मेरा हिस्सा है। कैसी ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। लेकिन मैंने सोचा था कि गनलॉक के लोगों को दुर्लभ प्राणियों से लड़ना चाहिए था। चेंजिंग स्टार कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। वे ऐसा तब करते हैं जब महल पर हमला होता है, चाहे पहाड़ी की ढलानों से हो या आसमान से। अगर राक्षस सड़क से आते हैं तो वे आमतौर पर कुछ भी करने की जहमत नहीं उठाते। ... तो इसीलिए आसपास की सारी झोपड़ियां खाली थीं। कौन हमलावर दुर्लभ जीवों के सीधे रास्ते में रहना चाहेगा, खासकर जब उनसे लड़ने वाले लोग मदद के लिए एक उंगली भी नहीं हिलाने वाले थे। सनी उदास होकर मुस्कुराए, यह आपके लिए शानदार कैसल गार्ड है। रुको, उसने पलकें झपकाईं, फिर नेफिस को घूरा। अगर यह सच है तो फिर पृथ्वी पर क्यों? ओह, सपनों के दायरे में। आप सभी जगहों में से इस गड्ढे में रहना पसंद करेंगे। वह कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर सपाट स्वर में बोली, यहाँ शांति है। तभी नेफ के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। खिड़की की ओर मुड़कर उसने कहा, मुझे ये पसंद है। अध्याय 148 अंतिम फसल। खिड़की के पीछे शापित शहर का एक अद्भुत दृश्य नीचे दूर तक फैला हुआ था।
सुबह की धूप खंडहरों पर एक हल्की रोशनी डाल रही थी, जिससे वे भयावह रूप से रहस्यमय लग रहे थे। नेफिस मुस्कुराया। इसके अलावा इस शानदार दृश्य का मुकाबला कौन कर सकता है? मानो उसके शब्दों का जवाब देते हुए कहीं दूर से एक भयानक चीख गूंजी, जो हवा में मरती हुई चीख की तरह गूंज रही थी। सनी कांप उठी। मुझे लगता है कि उसका मतलब सचमुच यही था। एक आह भरते हुए उसने चेंजिंग स्टार के निवास स्थान के अजीब विकल्प को अपने दिमाग से निकाल दिया और मांस के ढेर के पास पहुंच गया। चलो पहले खाना खा लें। वे तीनों पत्थर के फर्श पर बैठे और कैसी की खूबसूरत कांच की बोतल एक दूसरे को देते हुए राक्षस का मांस खा रहे थे। ये बिल्कुल पुराने अच्छे दिनों जैसा था, बशर्ते कि वे दिन वास्तव में इतने पुराने न हों, और निश्चित रूप से उनमें कुछ भी अच्छा नहीं था। लगभग जब तीनों तृप्त हो गए तो नेफिस ने शांत भाव से सनी की ओर देखा। न जाने क्यों उसे दबाव की उन अदृश्य लहरों की याद आ गई जो गनलॉब जहां भी जाता था वहां पैदा करता था। तुमने महल में क्या सीखा? उसने आह भरी। यह एक लंबी बातचीत होने वाली थी। सनी ने प्राचीन गढ़ में चीजों के सामान्य क्रम का वर्णन करके शुरुआत की। उसने नेव को 6 अलग अलग जातियों और उनके बीच मौजूद जटिल रिश्तों के बारे में बताया, साथ ही संक्षेप में बताया कि प्रत्येक जाति के सदस्य अपना जीवन कैसे जीते थे। कभी कभी कैसी अपनी ओर से भी कुछ विवरण जोड़ देती थी। बदलते सितारे ने भौहें चढ़ाईं। रुको, क्या तुमने कहा था कि महल में 500 लोग रहते थे? सनी ने उसे सिर हिलाकर स्वीकृति दी। हाँ, लगभग उसी के आसपास। क्यों? उसने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ये बात समझ में नहीं आती। बाहरी बस्ती में भी लगभग उतने ही लोग हैं, शायद उससे भी ज्यादा। इससे डार्क सिटी की मानव आबादी लगभग 1000 हो जाएगी। उनमें से ज्यादातर काफी युवा भी हैं, जिसका मतलब है कि हर साल हम में से सैकड़ों लोगों को भूले हुए किनारे पर भेजा जाता है, और ज्यादातर किसी तरह बचकर ब्राइट कैसल तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वह रुकी। लेकिन मैंने यहाँ झुगी बस्ती में अपनी पीढ़ी का एक भी स्लीपर नहीं देखा है। जहाँ तक मुझे पता है, हाल ही में हुई संक्रांति के बाद डार्क सिटी में आने वाले सिर्फ हम 3 ही हैं। सनी ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और अनिच्छा से कहा, दरअसल 4 बज रहे हैं। कास्ट भी यही है। वह महल में आराम से रह रहा है। नेफिस अचानक अजीब तरह से उत्साहित हो गया। हानली कबीले का जादूगर, वह यहाँ है। इतना उत्साहित होने की कोई जरूरत नहीं है, लानत है। सनी ने मुंह बनाने की कोशिश नहीं की। हाँ, वह लगभग पूरे समय यही रहा था। दरअसल कास्ट ने हमें बताया था कि इस साल जादू से सिर्फ 7 स्लीपर्स को ही फॉरगॉटन शोर भेजा गया था। अजीब है, मुझे पता है। वह कुछ क्षण रुका और फिर बोला, सच कहूं तो मैंने भी इस विसंगति को नोटिस किया था, लेकिन इसका एक स्पष्टीकरण है। देखिए, जादू यहाँ कितने लोगों को भेजता है, इसका एक पैटर्न लगता है। 15 साल पहले जब पागल इंसानों के एक समूह ने पहली बार महल पर दावा किया था, तो हर साल बस 1 दर्जन या इतने ही नए लोग आते थे। फिर कुछ दर्जन, फिर 100। पिछले कुछ सालों में हर बार यह संख्या कई 100 हो गई है। सनी ने उन तीनों की ओर इशारा किया। इस साल तक, यानी जब सिर्फ 7 स्लीपर आए। चूंकि स्पैर 7 नंबर से जुड़ा हुआ है, कुछ लोग मानते हैं कि यह 14 साल के लंबे चक्र के अंत और एक नए चक्र के पहले साल का प्रतीक है। मुझे लगता है कि यह संभव है। बदलते सितारे ने कुछ देर सोचा, फिर पूछा, कैस्टर को नए आगमन की कुल संख्या कैसे पता चलती है? ये स्वाभाविक रूप से एक अच्छा सवाल था। सनी ने खुद से कई बार पूछा था, आखिरकार खुद को उस खूबसूरत लेगेसी को ढूंढने और उससे सीधे पूछने के लिए राजी कर लिया था। महल में एक कारीगर है जिसके पास एक अजीब तरह की रहस्योद्घाटन क्षमता है। वह उन सभी लोगों के सामान्य स्थान का पता लगा सकती है जिनसे कोई व्यक्ति कभी मिला हो। कास्ट ने उसे यह जांचने के लिए आत्मा के कुछ टुकड़े दिए कि क्या उसका कोई परिचित भूले हुए तक पहुंच पाया है। उसने उसे बताया कि ऐसे 6 टुकड़े थे। नफिस कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, जारी रखना। सनी ने किया। उसने संक्षेप में उन सभी बातों का मुख्य बिंदु बताया जो वह जान पाया था, जिसमें वह सारी घिनौनी बकवास भी शामिल थी जो उसने देखी थी, और उस शानदार किले की बेदाग सफेद सतह के नीचे चीजें कैसे काम करती थी, इस पर उसके अपने विचार भी शामिल थे। अनिवार्य रूप से उसे यह बताना ही था कि डार्क सिटी पर ब्राइट लॉर्ड का नियंत्रण कितना चतुर और अजेय था। कैसी उसके गमगीन वृतांत के दौरान पीली और खामोश हो गई। हर शब्द के साथ चेंजिंग स्टार का चेहरा और भी गहरा होता गया। जब उसने उसे जुबेई की दर्दनाक मौत के साथ खत्म हुए मुकदमे की विडंबना के बारे में बताया और मेजबान की ताकत के बारे में अपने विचार साझा किए, तो उसके मुंह के कोने नीचे की ओर मुड़ गए। अंततः वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, उद्धरण चिन्ह ...
और इसीलिए गनलॉक को कभी हराया नहीं जा सकता। वह यहाँ जीवन के हर पहलू को नियंत्रित करता है, भौतिक और अमूर्त दोनों। भोजन, आश्रय, आशा, भय, सब कुछ उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और उसका अधिकार पूर्ण है। यहाँ तक कि सत्ता भी उसी के अधिकार क्षेत्र में है। यहाँ गनलॉक को भगवान माना जा सकता है। नफिस बहुत देर तक चुप रहा और फिर धीरे से बोला, वह कोई भगवान नहीं है, वह तो बस एक ढोंगी है। सनी हंसा, इस नरक में क्या कोई अंतर है? उसने उसकी ओर तेजी से देखा और दांत पीस लिए। कुछ मिनट तनावपूर्ण मौन में बिताने के बाद नेफ ने अचानक कहा, फिर भी यही तो बताता है कि गुनालुक को विद्रोह में क्यों नहीं उखाड़ा जा सकता। किसी ने उसे सोते हुए क्यों नहीं मार डाला? उसके किसी लेफ्टिनेंट ने तख्तापलट क्यों नहीं किया? आखिरकार तानाशाहों का अंत आमतौर पर ऐसे ही होता है, अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी के हाथों। सनी उदास होकर मुस्कुराए। अच्छा, ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक मैंने तुम्हें सिर्फ एक शासक के रूप में उसकी शक्ति के बारे में ही बताया था, जो कि हर लिहाज से भयावह से कम नहीं है। लेकिन उसकी व्यक्तिगत शक्ति, वह कांप उठा, फिर भारी आवाज में बोला, ये बहुत बहुत बुरा है। अध्याय 149 डार्क डाइवर। सनी कुछ देर चुप रही, फिर आह भरी, क्या तुम्हें याद है कि एफी ने हमें कैसे बताया था कि उसे अमर भी माना जा सकता है? खैर, वह गलत नहीं थी। इस तथ्य के अलावा कि गनलॉक ने संभवतः अधिक आत्मा सार को अवशोषित कर लिया है और फॉरगॉटन शोर पर किसी और की तुलना में उसे नाइटमेयर प्राणी और जागृत दोनों से लड़ने का अधिक अनुभव है। उसके पास इससे कहीं अधिक है। नेफिस ने भौहें चढ़ाईं। क्या उसकी पहलू क्षमता अद्वितीय रूप से शक्तिशाली है? सनी ने अपना सिर हिलाया। उसकी पहलू क्षमता यह है कि वह पानी के अंदर अविश्वसनीय गति से सांस ले सकता है और चल सकता है। लेकिन यह उससे जुड़ा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वह हिचकिचाया। देखिए, गनलॉक लगभग 8 साल पहले डार्क सिटी में आया था। चून की खंडहरों में उसकी क्षमता का कोई उपयोग नहीं था, इसलिए वह जल्दी ही एक बहिष्कृत व्यक्ति बन गया। मैं जो जान पाया, उसके अनुसार उस समय महल में हालात और भी ज्यादा अंधकार में थे। ताकत ही सब कुछ तय करती थी और बिना ताकत वाले किसी भी व्यक्ति को इंसान भी नहीं माना जाता था। सनी सिहर उठा। वह इसकी स्पष्ट कल्पना कर सकता था। ब्राइट कैसल के इतिहास में यह अब तक का सबसे क्रूर और खूनी दौर था। प्राचीन गढ़ पर विजय पाने वाले मूल दल के अंतिम सदस्य के मारे जाने के ठीक बाद और गनलॉक के नियंत्रण में आने से पहले कुछ समय के लिए हालात पागलपन की कगार पर पहुंच गए थे। आप उस कमीने के बारे में जो चाहे कहिए, लेकिन कम से कम उसने यहाँ इंसानों को जानवरों में बदलने से बचा लिया। पूरी तरह से, सनी ने आगे कहा। लेकिन गनलॉक, वह तो इन मानकों के हिसाब से भी पागल निकला, क्योंकि उसने असल में अंधेरे समुद्र में शिकार करना शुरू कर दिया था। बदलते सितारे ने पलकें झपकाईं। क्या? उसने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, शाम के समय वह शहर की दीवार से काले पानी में गोता लगाता था ताकि बाढ़ में कुचले गए भूल भुलैया के राक्षसों की आत्मा के टुकड़े इकट्ठा कर सके जो गहराई की भयावहता से जूझ रहे थे। और भोर में वह पीछे हटते समुद्र में गोता लगाता था ताकि उन जीवों के अवशेषों से मांस इकट्ठा कर सके जिन्हें गहराई के निवासियों ने मार डाला था और पीछे छोड़ दिया था। नेफिस चुपचाप उसे घूर रहा था। वे शापित समुद्र की काली सतह के नीचे छिपे उन घृणित प्राणियों से 2 बार मिल चुके थे और इन सभी भयावह मुलाकातों ने उनकी आत्मा और मन पर गहरे घाव कर दिए थे। दिन में 2 बार, हर रोज ऐसा करना। गनलॉक सचमुच एक पागल आदमी था, लेकिन वह कुछ हद तक एक पागल प्रतिभाशाली व्यक्ति भी था। सनी ने गहरी सांस ली और इस तरह वह एक हताश परित्यक्त व्यक्ति से एक उज्ज्वल प्रभु में बदल गया। एक दिन गनलॉक को एक धारा ने अपनी ओर खींच लिया और जैसे ही समुद्र गायब हुआ, वह एक घातक रूप से घायल मरते हुए लेविथान से टकरा गया। वह प्राणी अभी भी जीवित था, लेकिन मुश्किल से। ये जानते हुए कि भूल भुलैया के मांसभक्षी जल्द ही उसे खाने आएंगे, गनलॉक ने अपने चाकू से उस प्राणी की हड्डियों का मांस काटना शुरू कर दिया। वह रुका, फिर एक अजीब सी गहरी आवाज में बोला। संयोग से लेविथान ठीक उसी क्षण अपने भयानक घावों से मर गया। और चूंकि गनलॉक का ब्लेड उसे काटने वाली आखिरी चीज थी, इसलिए जादू ने उसे मार डाला। और उस मार ने उसे एक स्मृति दी, एक अद्भुत सुनहरा कवच जिसे कोई भी मानव हथियार खरोंच भी नहीं सकता। गहराई के निवासियों के बारे में वास्तव में कोई ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन सनी और नेफिस ने एक बार 2 कवचधारी शताधिपतियों को उनमें से एक के शव से 2 पारलौकिक आत्मा के टुकड़े निकालते देखा था। इसका मतलब था कि गनलॉक की कवच प्रकार की स्मृति भूले हुए तट पर रहने वाले हर इंसान की आत्मा के केंद्र से कम 3 रैंक ऊपर थी।
उनके पास मौजूद लगभग हर स्मृति प्रकार का हथियार या तो सुप्त या जागृत श्रेणी का था। अगर कोई किसी पतित प्राणी को मारकर उससे आरोही हथियार हासिल भी कर ले, तो भी वह हथियार पारलौकिक कवच के सामने शायद बेअसर ही रहेगा। और चूंकि उस कवच में कोई छेद नहीं था, मूलतः गनलॉक अजेय था। सनी ने आह भरी। उस कवच के साथ वह डार्क सिटी लौट आया, कुछ समर्थकों को इकट्ठा किया, अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को मार डाला और महल पर नियंत्रण कर लिया। तब से कोई भी उसके शासन को खतरा नहीं बना सका। और जिन लोगों ने कोशिश की, खैर, उनकी खोपड़ियां सबके देखने के लिए बाहर हैं, महल के द्वार के ऊपर जंजीरों पर झूल रही हैं। नफिस बहुत देर तक चुप रही, जमीन को घूरती रही। वह थोड़ी निराश लग रही थी। आखिरकार उसने पूछा, कवच में क्या विशेषताएं हैं? उसने कंधे उचकाए। कौन जाने, ऐसा तो नहीं है कि जिसे ये जानने का मौका मिला, वह कहानी सुनाने के लिए जिंदा बचा। सुनहरे कवच के बारे में बस यही बात ज्यादातर लोगों को पता है कि यह किसी अजीब तरल धातु से बना है और इससे एक जबरदस्त मानसिक दबाव पैदा होता है। लेकिन ये भी पूरी तरह सच नहीं है। दरअसल इसका असर सिर्फ उन्हीं पर पड़ता है जो छज्जे में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। कैसी पर इसका कोई असर नहीं हुआ। अंधी लड़की ने भौहें चढ़ाईं। अब उसे एहसास हुआ कि उसके अलावा बाकी सभी लोग गनलॉक की मौजूदगी में हमेशा बेहद परेशान महसूस करते थे। एक बार उसकी भयानक खामी ने उसे एक फायदा दिया। इससे सनी को एक अनमोल राज भी पता चल गया था, लेकिन उसके पास इस पर खुश होने का वक्त नहीं था। इस बातचीत का सबसे अहम हिस्सा था अंत की ओर बढ़ना। उसे चेंजिंग स्टार को समझाना था कि वह गनलॉक के खिलाफ जाने का कोई भी इरादा छोड़ दे, वरना उन तीनों की मौत हो जाती। सनी ने उसकी ओर देखा और सावधानीपूर्वक तटस्थ स्वर में पूछा, तो आप क्या सोचते हैं? चेंजिंग स्टार कुछ देर तक चुप रहा, फिर अचानक बोला, तुम्हारे जाते समय मैंने भी कुछ सीखा है। सनी ने हल्की सी भौहें चढ़ाईं। क्या वह इस बातचीत से बचना चाह रही थी? भारी और अनिश्चित महसूस करते हुए उसने पूछा, सच में, क्या है? हालांकि अगले ही पल वह अपनी सारी पिछली चिंताएं भूल गया, क्योंकि नफिस ने उसकी आंखों में सीधे देखकर कहा, आखिरकार यहाँ एक प्रवेश द्वार है। सनी के दिमाग में कुछ विस्फोट हुआ। क्या वहाँ एक प्रवेश द्वार है? वह स्तब्ध होकर नेव को बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी ने कभी इसका जिक्र क्यों नहीं किया? नहीं, इसका कोई मतलब नहीं था। अगर कोई गेटवे होता तो लोग डार्क सिटी में ही क्यों रहते? एफी और कास्टर दोनों इस बात पर इतने अड़े क्यों थे कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। उसके दिल में बेचैनी की एक परिचित गहरी भावना घर कर गई। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए सनी ने धीरे से कहा, तो फिर क्यों? कोई क्यों नहीं गया? कहाँ है वो? नेफिस ने खिड़की की ओर देखा, कुछ क्षण चुप रहा और फिर सपाट स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा क्या ख्याल है? ये क्रिम्सन स्पायर में है। बिल्कुल। अध्याय 150 शिकार दल। क्रिम्सन स्पायर, वह भयानक और हमेशा मौजूद रहने वाला साया जो अब तक उसका पीछा करता रहा था। भूल भुलैया के बीचों बीच खड़ा विशालकाय टावर, या शायद उसका स्रोत, एक भयावह पूर्वाभास पैदा कर रहा था। कैसी के दर्शन के अंतिम भाग की पृष्ठभूमि। बेशक लानत गेटवे को बस उस लानत शिखर में होना था। सनी ने आह भरी। यह अप्रिय तो था, लेकिन अप्रत्याशित भी नहीं। आखिरकार इंस्पेक्टर रॉक ने उन्हें चेतावनी तो दी थी कि अगर वे कभी स्वप्न लोक के किसी ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाएं जहां कोई स्थापित मानवगण न हो, तो उन्हें वहां के सबसे प्रमुख स्थल के आसपास या अंदर गेटवे ढूंढना चाहिए। क्रिम्सन स्पायर पूरे फॉरगॉटन शोर पर मानो स्वर्ग और धरती को जोड़ने वाली धुरी पर मंडरा रहा था। इससे ज्यादा प्रभावशाली कुछ भी कल्पना करना मुश्किल था। जब से कैसी ने उन्हें इसके बारे में बताया था, सनी को हमेशा से ही यह शक था कि उन्हें किसी न किसी मोड़ पर उस खौफनाक मीनार में घुसना ही पड़ेगा। इस रहस्योद्घाटन के बाद कि मानव महल में कोई प्रवेश द्वार नहीं था, ये संदेह और भी मजबूत हो गया। लेकिन रुकिए, प्रशिक्षक रॉक ने उन्हें कुछ और भी बताया था। गेटवे के रक्षकों को हराने के लिए मिलकर काम करो। क्या ये उसके शब्द नहीं थे? तो क्रिम्सन स्पायर की रखवाली कौन कर रहा है? नफिस की ओर देखते हुए उसने उदास स्वर में पूछा, तो स्पायर के अंदर क्या है? मुझे लगता है कि यह कोई सुखद चीज नहीं है, वरना हजारों स्लीपर्स वहां जाने के बजाय खतरनाक राक्षसों से भरे शहर में रहने का चुनाव नहीं करते। चेंजिंग स्टार ने सिर हिलाया। अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना उसने दूसरी तरफ देखा और जवाब दिया, एक गिरा हुआ आतंक। सनी का दिल थोड़ा धड़क उठा। मेरी नॉन स्टॉप ऊर्जा का रहस्य आप भी देखें। विगोरमैन, एक गिरा हुआ आतंक दुर्स्वप्न प्राणी जो खूंखार तानाशाह से एक वर्ग ऊपर है,
जिसमें 6 शक्तिशाली आत्मा कोर है जो इसे अपवित्र शक्ति प्रदान करते हैं, निश्चित रूप से काम करेगा। तो वहां जाना आत्महत्या है। कितने भी स्लीपर मिलकर भी गिरे हुए आतंक को हराने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। ऐसे मुकाबले में बच निकलने की संभावना, विजयी होने की तो बात ही छोड़िए, शून्य थी। ये गनलॉक के अविनाशी कवच को भेदने से भी कम संभव था। असंभव, वह हंसा। कैसी विडंबना है, न सिर्फ इस नर्क में फंसना, बल्कि हर रोज आज़ादी की राह को घूरने पर मजबूर होना, ये जानते हुए कि तुम उस तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। वह कितनी क्रूर यातना थी। सनी तो यहाँ तक कहता था कि यह अपने आप में एक तरह का नर्क था। कोई आश्चर्य नहीं कि टावर ऑफ दस कितना अलोकप्रिय था। वहां रहना कुछ लोगों को पागल कर देता। वे सचमुच हमेशा के लिए यहाँ फंस गए थे। नेफिस ने आह भरी। ब्राइट कैसल के पहले शासक ने भूलभुलैया से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए एक बड़े अभियान का नेतृत्व किया। वे सभी मारे गए। दूसरे शासक मूल दल के अंतिम सदस्य ने गेटवे तक पहुंचने की कोशिश की। वे सभी भी मारे गए। उसके बाद किसी ने भी बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश नहीं की। वे तीनों काफी देर तक चुप रहे, उनका मन उदास और उदास था। अब जब उन्हें फॉरगॉटन शोर के छोटे से मानव बस्ती में कुछ समय बिताने और जानकारी इकट्ठा करने का मौका मिला था, तो अब इनकार करने का कोई बहाना नहीं था। एफी ने जो कुछ भी उन्हें बताया था, वह सब सच था। वे अपना शेष जीवन यहीं बिताने वाले थे, चाहे वह कितना भी लंबा क्यों न हो। सनी ने आह भरी, फिर चेंजिंग स्टार की ओर देखा। तो क्या योजना है? नेफिस ने खिड़की से उजड़े हुए शहर का नज़ारा देखा। सनी को यकीन था कि उसने अपने भविष्य के बारे में पहले ही बहुत सोच लिया होगा। उसे बस यही उम्मीद थी कि उसके विचार बहुत ज्यादा बेतुके न हों। थोड़ी देर बाद उसने कहा, हम एक शिकार दल बनाएंगे। ... बहुत बुरा नहीं। हालांकि स्वतंत्र शिकारी बनना एक लंबी और जोखिम भरी यात्रा थी, फिर भी कम से कम ये संभव तो था। बस उन्हें इसके बारे में समझदारी और सावधानी बरतनी थी। उसने अपने सिर के पीछे खुजलाया। अंधेरे शहर में बिना किसी कारण के जाना बहुत खतरनाक होगा। नफिस ने कंधे उचकाए, फिर उसकी ओर मुड़ा। आप सही कह रहे हैं। हमें एक पथ प्रदर्शक की नियुक्ति करनी होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो पहले से ही अनुभवी हो और उन्हें सब कुछ सिखा सके। इससे निश्चित रूप से काम तेजी से होगा और पूरी प्रक्रिया सुरक्षित हो जाएगी। अच्छी सोच है। क्या आपके मन में कोई है? उसने उसे सिर हिलाकर स्वीकृति दी। दरअसल मैं जानता हूँ। हम बाद में उससे मिलने चलेंगे, लेकिन पहले। उसकी आंखें तीव्रता से चमक उठीं। उद्धरण चिन्ह ... मुझे महल में जो कुछ भी सीखा है, उसका हर विवरण बताओ। हर नाम, हर पहलू, हर योग्यता और हर कमी जो तुम सीख पाए हो। लोगों की हर शिकायत और हर छुपा हुआ एजेंडा। मुझे ये सब जानना है। सनी मुस्कुराया। जरूर, कोई समस्या नहीं। लेकिन ध्यान रहे, इसमें थोड़ा समय लगेगा। मैं इधर उधर ताक झांक करने में बहुत व्यस्त हूँ, आप जानते ही हैं। अपना एस्पेक्ट प्राप्त करने के बाद पहली बार सनी वो कर पाया था जिसकी उसने शुरू से ही योजना बनाई थी, अपनी जान जोखिम में डाले बिना जानकारी इकट्ठा करना, जैसा कि एक असली जासूस को करना चाहिए। महीनों की खूनी लड़ाइयों और खुले टकरावों के बाद यह अजीब तरह से संतोषजनक था। चेंजिंग स्टार ने उसे सिर हिलाकर स्वीकृति दी। कोई जल्दी नहीं है। तारानकन। कई घंटों बाद सनी अपनी घुमावदार रिपोर्ट समाप्त कर रहा था। उसकी आवाज इतनी बातचीत से भारी हो गई थी। उद्धरण चिन्ह ... असल में यह वही पाथफाइंडर है जिस पर बाहरी बस्ती के शिकारी जुबे ने एक अन्य मानव को राक्षस के चारे के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। एक असली दुष्ट व्यक्ति। वह एक अविश्वसनीय रूप से दुर्जय योद्धा है और अपने काम में अच्छा है, लेकिन उसकी व्यक्तिगत आदतें अच्छी हैं। वह आदमी एक पतित जुआरी है। वह अपने सारे पैसे एको के जुआघर में खर्च कर देता है, फिर पैसे देने से इनकार कर देता है और जो कोई भी विरोध करने की हिम्मत करता है उसे चोट पहुंचाता है। उसने एक सांस ली, फिर गुस्से से कहा, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यह पूरी चुनौती इसलिए हुई क्योंकि वह एक शक्तिशाली राक्षस का शिकार करना चाहता था और अपने जुए के कर्ज का एक हिस्सा चुकाना चाहता था। कमीना। फिर सनी ने कुछ देर सोचा, अपना सिर खुजलाया और कहा, ओह, मुझे लगता है कि इसमें लगभग सब कुछ शामिल है। बेशक, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैं बिल्कुल भी नहीं सीख पाया। नेफिस गहरी सोच में डूबी हुई थी, सनी द्वारा दी गई जानकारी के ढेर को पचा रही थी। उसका चेहरा ठंडा और दूर दूर था। यह महसूस करते हुए कि उसका दोस्त कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा, कैसी ने उसके कंधे पर थपथपाया, मुस्कुराए और कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, सनी। यह अद्भुत है।
उसने पलकें झपकाईं और थोड़ा शर्मिंदा होकर एक तरफ देखने लगा। खैर, बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा पहलू असल में इसी के लिए है, याद है? राक्षसों को मारने वाली पूरी बात सच में मेरी प्रतिभा का दुर्भाग्यपूर्ण दुरुपयोग के अलावा कुछ नहीं है। हाँ, मैं कहीं सुरक्षित स्थान पर छुपकर रहना पसंद करूंगा और अपनी परछाई से सारा काम करवाना पसंद करूंगा। साय ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और उसकी तरफ एक खतरनाक नजर डाली। उसे कोई मजा नहीं आया। सनी मुस्कुराई, फिर नेफिस की ओर देखा। तो आप किस पथ प्रदर्शक को भर्ती करना चाहते हैं? बाहरी बस्ती में बहुत सारे अनुभवी शिकारी तो नहीं हो सकते, है ना? और उनमें से हर एक के पास पहले से ही अपना शिकार दल होगा। हम किसी एक को अपने साथ शामिल होने के लिए कैसे मनाएंगे? चेंजिंग स्टार कुछ देर रुका, फिर अजीब सी तनावपूर्ण आवाज में बोला, हाँ, हर कोई जो कुछ लायक है, उसकी अपनी पार्टी है, एक व्यक्ति को छोड़कर। लेकिन उसे मनाना आसान नहीं होगा। उसने आह भरी, फिर कहा, दरअसल आप उसे पहले से ही जानते हैं। यह एफी है।